हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी सर फिजिक्स। आज हम एक न्यू चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 13 और उसका नाम है न्यूक्लियस। ठीक है, ओके। और न्यूक्लियस में आपको तभी मालूम पड़ेगा कि जब आपको एक पूरे के पूरा एटम के बारे में आप जानते हो। ठीक है, तो हमने एटम के चैप्टर में हमने क्या देखा हुआ था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एटम का स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा हुआ था कि भाई एटम एक वन पार्टिकल है या एक दूसरे पार्टिकल्स को कंबाइन करके वो बनाया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जे थॉमसन था, जे थॉमसन ने उसने बताया कि भाई जो एटम होती है वो एटम दो पार्टिकल्स का बना हुआ है। वन एक इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, उसको हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन, और वन होता है एक इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, उसको हम मानते हैं एक न्यूक्लियस। ठीक है, देन आफ्टर एक राथरफॉर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करके उसने बताया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होती है वो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में होती है। ठीक है, और जो न्यूक्लियस होती है वो उसके सेंटर में होती है। सेंटर से लेके ऑर्बिटर का थोड़ा डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस का परफेक्शन बताने के लिए एक बोर्स का सेकेंड हाइपोथेसिस में हमने देखा हुआ था। उसने ऐसा बोला था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो घूमती है, तो पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए वो न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस रखेगा उसका भी उसने परफेक्शन बताया एक एंगुलर मोमेंटम से। तो उसने एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया कि भाई उसकी एंगुलर मोमेंटम होती है L = NH/2π। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसका मोमेंटम होना चाहिए H/2π, सेकेंड ऑर्बिट में है तो उसका मोमेंटम होना चाहिए 2H/2π। ठीक है, ऐसा उसने परफेक्शन दिया, ऐसा उसने एक हाइपोथेसिस दिया। देन आफ्टर हमने ऐसा देखा था कि भाई जो एवरी एटम है वो एक लाइट इमिटिंग करती है। तो लाइट इमिटिंग कैसे करेंगे, एक इमिशन स्पेक्ट्रम से रिगार्डिंग करेगी। तो इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या देखा हुआ था कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो एक फर्स्ट ऑर्बिट में थे, बट देन आफ्टर वो एक थोड़ी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो एक लास्ट ऑर्बिट में चला जाता है। बट वो लास्ट ऑर्बिट में रह नहीं सकता, वो वापस एक फर्स्ट ऑर्बिट में आएगी। तो फर्स्ट ऑर्बिट में आती है बट उसके पास एनर्जी एक्सेस है, तो वो एनर्जी को क्या करना चाहती है, वो एनर्जी को मीन्स के एस्केप करना चाहती है। वो तो एनर्जी वो कैसे एस्केप करेगा कि फोटोन की फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें से एक फोटोन निकलेगी, मीन्स के एक लाइट निकलेगी। सो दैट एवरी पार्टिकल्स, एवरी जो एटम पार्टिकल है वो क्या इमिटेट करती है, लाइट को इमिटेट करती है। ऐसा आपने स्टडी किया हुआ था। और लास्ट में आपको क्या मालूम पड़ा कि भाई वो जो एटम है वो एटम दो पार्टिकल का बना हुआ है, वन इज अ इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड इज अ न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस होती है वो न्यूक्लियस वो एटम के सेंटर में होती है, और इलेक्ट्रॉन एक लास्ट ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करता हुआ है। ठीक है, ओके। देन आफ्टर अभी हमको स्टडी करना है कि भाई एटम का वन पार्टिकल्स को, कौन सा पार्टिकल को, जो सेंटर में रखा हुआ है पॉजिटिव पार्टिकल्स को, मीन्स के न्यूक्लियस के बारे में हमको स्टडी करना है कि भाई न्यूक्लियस ओनली फॉर एक ही पार्टिकल है या एक और दो पार्टिकल्स का कंबाइन करके उसने बनाया है, उसके बारे में हमको जानना है। देन आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देखते हैं कि भाई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या देखते हैं। पहले तो उसके हम साइज़ को मेजरमेंट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ करके मैं आपको बताऊंगा कि भाई एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वो सभी आपको मालूम ही होगा कि भाई सेंटर में उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, देन आफ्टर लास्ट बोर्ड में तक उसका इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि भाई यहाँ पे उसका न्यूक्लियस अवेलेबल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक इलेक्ट्रॉन इसके रिवोल्यूशन करता है ऐसा। तो मैं एटम की साइज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो एटम की साइज़ आप क्या मानेंगे कि भाई न्यूक्लियस से लेके इतना डिस्टेंस तक है जो इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करता है, तो पूरे की पूरी जो साइज़ आपको नज़र आ रही है ऐसे एक मीन्स के आपको एक सर्कल जो नज़र आ रहा है वो पूरे का पूरा साइज़ आप क्या मानेंगे, एटम का साइज़ आप मानेंगे। बट वो एटम का साइज़ से हमको न्यूक्लियस की साइज़ की कंपैरिजन करनी है, तो न्यूक्लियस की साइज़ बहुत कम आएगी। वो एक न्यूक्लियस ओनली फॉर एक सेंटर में इतना ही पोर्शन को कवर कर लेती है। ठीक है, ओके। तो आप सपोज कि उसकी रेडियस मान लीजिए 1, उसकी रेडियस है 1, और यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस है 10,000। ठीक है, इतना उसका एक एम्प्टी स्पेस बिटवीन होता है। ये जो बिटवीन आप मीन्स के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे रिवोल्यूशन कर रहा है ना, तो जो सेंटर में आपको एम्प्टी स्पेस नज़र आएगी। ठीक है, ओके। तो एटम के पास एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी साइज न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा होती है। देन अपर हम उसकी वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो भाई वॉल्यूम का इक्वेशन होता है 4/3πr³। यहाँ पे हमको रेडियस मिला 10⁻⁴, उसका आप क्यूब कर दीजिए। तो जो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम मिलेगा वो वॉल्यूम सपोज का मान लीजिए 1, तो उसकी कंपैरिजन में एटम का वॉल्यूम मिलेगा 10⁻12 टाइम्स। चला है, एटम का वॉल्यूम होता है 10⁻12 और न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है 1 यूनिट। आपने न्यूक्लियस का सपोज कि आपने 1 यूनिट वॉल्यूम मान लिया, तो उसकी कंपैरिजन में एटम का वॉल्यूम होता है 10⁻12।
ओके, आप इमेजिन कर सकते हो कि भाई हमारे जो पूरे का जो रूम है इतना वॉल्यूम होता है एटम का, और इसमें हमने ओनली फॉर सपोज के पेन का एक पॉइंट रखा, वो पॉइंट जितना वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का। ख्याल है आपको? तो न्यूक्लियस ओनली फॉर क्या है, एक पॉइंट जैसा ही आपको नजर आएगी, और पूरे के पूरा जो कवर किया हुआ जो एरिया है, तो उसने जो कवर किया हुआ जो वॉल्यूम है वो पूरे का पूरा वॉल्यूम होगा एटम का। और सभी इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी स्पेस में उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन तो वन पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्यूशन करती है, और सभी जो स्पेस आप नजर आ रही है वो सभी स्पेस एक एम्प्टी स्पेस अवेलेबल है। देन आफ्टर आपको एक न्यूक्लियस की एक दूसरी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी आपको स्टडी करनी है कि भाई हमको ये पूरे के पूरा एटम का मास हमको निकालना है, वो मास एक न्यूक्लियस का मास जितना ही हमको मिलता है। तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई न्यूक्लियस का जो मास है वही एक एटम का मास होता है। चला है, दोनों का मास एक जैसा ही होता है। मैं आपको बताऊंगा कि भाई एटम का मास कितना होता है, तो एटम का मास हम निकालेंगे, देन अपन हम न्यूक्लियस का मास निकालेंगे, तो दोनों का मास के हम कंपेरिजन करेंगे तो हमको मालूम पड़ा कि भाई दोनों का मास एक जैसा ही है। तो दूसरी स्पेशलिटीज कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या फाइंड आउट हुई कि भाई जो पूरी की पूरी एटम का जो मास होती है वो सभी मास एलिमेंट एक न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है। चलाया, ओके। देन आफ्टर कोई भी जो पार्टिकल्स हमारे नेचर में होती है ना, तो उसके पास दो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके पास मास होती है, और दूसरी उसके पास इलेक्ट्रिकल चार्ज होती है। अगर उसके पास मास एलिमेंट अवेलेबल है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, अगर उसके पास इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगी। तो हमारे नेचर में जो कोई भी जो पार्टिकल है उसके ऊपर दो तरह के फोर्सेस लग सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेकंड इज अ इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। और दो सिवा के कोई दूसरा इसका फोर्स नहीं लग सकते कोई भी यूनिवर्स में, क्योंकि यही दो ही कैरेक्टरिस्टिक सभी पार्टिकल्स में हो सकती है। या तो उसके पास मास हो सकता है, या तो दोनों हो सकता है, मास भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो इस तरह का दो उस पर फोर्स लग सकती है। ओके, देन अपन हमको डिफाइन करना है कि भाई जो न्यूक्लियस की साइज के बारे में हमने फाइंड आउट कर लिया। देन अपन उसका वेट कितना होता है, वो उसका वेट हमको निकालनी है। तो आप एज्यूम कीजिए कि भाई पूरे के पूरा एटम में एक पॉइंट जैसा ही हमको एक न्यूक्लियस नज़र आती है, तो उसका वेट तो कोई किलोग्राम में तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हमारी मास की जो ऐसा यूनिट होती है ना वो एक किलोग्राम में होती है, ठीक है, एक केजी में होती है। ओके, तो उसकी कंपेरिजन में जो हमारी जो एटम का स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, उसकी साइज बहुत कम होती है, क्योंकि वो तो सभी एक पार्टिकल जैसा ही है, ठीक है। तो उसके लिए हमको एक प्रैक्टिकल यूनिट बनाना पड़ेगा। वो प्रैक्टिकल यूनिट को हम नाम दे सकते हैं कि भाई 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्या हम नाम देंगे? 1 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, वो हम उसका प्रैक्टिकल यूनिट बना लेंगे। आपको प्रैक्टिकल यूनिट बनाने की रिक्वायरमेंट कैसे आपको पड़ी? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा फॉर एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई आप सोना खरीदने के लिए जाते हो तो पहले दुकानदार ऐसा बोलता है कि भाई 24 कैरेट में या दूँ या 22 कैरेट में दूँ। ओके, वो इसकी के सोने की इसके स्पेशल टाइप की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। ओके, देना पर वो भी एक बताता है, वो ऐसा नहीं, आप उसे ऐसा नहीं मानोगे भाई मुझे इतना किलोग्राम सोने दो। देन आफ्टर आप ऐसा भी नहीं बोलोगे भाई मुझे 10⁻⁶ सोना चाहिए। बट जो सोना इसके जो सोने के लिए जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है वो होती है मिलीग्राम होती है। चल आया? ओके, आप सभी एक मिलीग्राम में उसको इसका परचेस करते हो या तो आप बेचते हो। ओके, देन आफ्टर वैसे ही मैं आपको एक दूसरा प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में बात करूं कि भाई यहाँ पे सपोज के सभी सारे ट्रक खड़े हुए हैं और सभी के ट्रक की आपको वेट निकालनी है, तो आप वेट उसकी किलोग्राम में नहीं मेजरमेंट करोगे, क्योंकि उसकी जो किलोग्राम में आप मेजरमेंट करोगे तो बहुत सारे डिजिट आ जाएंगे, ठीक है। बट उसकी एक हेवी यूनिट ये भी प्रैक्टिकल यूनिट आप यूज़ करोगे टन, 1 टन, ठीक है, कि भाई ए वाली ट्रक कितने टन की है, ए वाली ट्रक कितने टन की है, और उसके साथ आप उसकी कंपैरिजन करोगे। ओके, तो जो टन यूनिट है वो भी एक प्रैक्टिकल यूनिट है, मिलीग्राम भी एक प्रैक्टिकल यूनिट है। वैसे ही हमको यहाँ पे एक एटम का पार्टिकल का मास निकालने के लिए हमने उसका नाम दे दिया 1 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, वो भी एक प्रैक्टिकल यूनिट है, उसका हम रिलेशनशिप निकालेंगे किलोग्राम के साथ, और मिलीग्राम का भी हम किलोग्राम के साथ निकालते हैं। देन आफ्टर एक जो हमारी टन होती है उसका भी हम 1 किलोग्राम के साथ उसका रिलेशनशिप निकालते हैं। ओके,
तब वो उस टाइप के जो साइंटिस्ट थे वहाँ तब जो एटॉमिक मास की हम बातचीत कर रहे थे, न्यूक्लियस का हमको मास निकालने का था, तो उस टाइम पे जो सभी साइंटिस्ट थे उसने मेरिट और डेमेरिट्स निकाल के सभी ने उसका रीज़न बताया कि भाई हम एटॉमिक मास हम हाइड्रोजन का निकालना चाहेंगे। क्यों हाइड्रोजन का निकालना चाहेंगे? क्योंकि हमारी जो पूरे की पूरी यूनिवर्स में एक हाइड्रोजन ही एक स्मॉल पार्टिकल्स अवेलेबल है, एक स्मॉल एटम अवेलेबल है, उससे भी छोटा एलिमेंट हमारे नेचर में अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि भाई हाइड्रोजन का हम एटॉमिक मास निकालेंगे, देन आफ्टर वो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास हमको मिला उसके साथ सभी एटम का हम कंपैरिजन कर लेंगे, तो हमको मालूम पड़ेगा कि भाई इसकी कंपैरिजन में ए इतना हेवी है या तो उसकी कंपैरिजन में ए इतना वीक है। ठीक है, ऐसे हम सभी के बारे में सभी का हम वेट निकालना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी साइंटिस्टों ने डिसाइड किया कि भाई हाइड्रोजन का निकालना चाहते हैं, बट हाइड्रोजन इज नॉट एक्टिव गैस। क्यों ये एक्टिव गैस नहीं है? क्योंकि वो जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, वो सभी मटेरियल के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड नहीं बनाती है। ठीक है, ओके, जो मटेरियल के साथ वो कंबाइन होकर कंपाउंड नहीं बनाती है वो मटेरियल का एटॉमिक मास निकालना बहुत सा मुश्किल पड़ रही थी। ठीक है, ओके, इसलिए सभी साइंटिस्टों ने सोचा कि भाई हम हाइड्रोजन को एटॉमिक मास यूनिट नहीं मान सकते, बट हम हाइड्रोजन के बदले हम कार्बन को हम सिलेक्ट करते हैं। क्यों कार्बन को सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि क्या कार्बन एक ऐसा मटेरियल अवेलेबल था जो मोस्ट ऑफ यूनिवर्सल के मटेरियल के साथ वो कंबाइन होकर कंपाउंड बना लेती है। जैसे कि ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन हो जाएगी, नाइट्रोजन के साथ इजीली कंबाइन हो जाएगी, हाइड्रोजन के साथ वो इजीली कंबाइन हो जाएगी। तो उसके कंपेरिजन में हमको सभी एटम का एटॉमिक मास हमको मिल सकता है। ठीक है, ओके, तो सभी साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि भाई वन एटॉमिक मास यूनिट हम एक कार्बन के हम डिफाइन करेंगे, बट जो हमारी पूरी यूनिवर्स का जो स्मॉल पार्टिकल है वो तो कार्बन तो नहीं है, बट स्मॉल पार्टिकल कौन सा? हाइड्रोजन है। इसलिए हमको हाइड्रोजन का ही एटॉमिक मास यूनिट हमको मानने के लिए जो कार्बन का एटॉमिक मास हमको मिला उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 12 से डिवाइड कर देंगे? क्योंकि कार्बन का जो स्पेशल पॉपुलर आइसोटोप होता है इसमें एटॉमिक मास होती है 12। ओके, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई हम 12 हाइड्रोजन को कंबाइन करेंगे, उसका जितना भी मास आएगा इतना मास 1 कार्बन में होती है, बट हमको फाइंड आउट करनी है 1 हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन ही एक स्मॉल पार्टिकल्स अवेलेबल है, उसकी कंपैरिजन में हमको सभी की कंपैरिजन करनी है। ठीक है, उसके साथ ही हमको सभी एटम की कंपैरिजन करनी है। इसके लिए हमको 1 हाइड्रोजन का डिफाइन करने के लिए जो हमने कार्बन का निकाला, कार्बन का हमने इजीली निकाल दिया, उसको हमने 12 से डिवाइडेड कर देंगे, जो हमको मिलेगा वही एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा। चला है, तो सभी साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा कर लिया। ओके, तो ऐसा करने से हमको एक 1 एटॉमिक मास यूनिट मिलती है। ओके, वो हम देख लेते हैं कि हमने कैसे डिफाइन किया। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में कि भाई जो एटम का स्ट्रक्चर में बारे में आप सभी जानते हो कि भाई एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूँ कि भाई एटम के स्ट्रक्चर में कैसी एक ऑर्बिट होती है, देन आफ्टर सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे होती है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज होती है, देन आफ्टर न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होती है। ओके, ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर आपको एटम का बारे में आपको मालूम है कि भाई एटम में ओनली फॉर 1 पार्टिकल्स नहीं होता है, उसके इनसाइड 2 पार्टिकल्स होते हैं, उसके सेंटर में होती है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, और उसकी अराउंड एक इलेक्ट्रॉन होती है, वो इलेक्ट्रॉन होती है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, ओके, बट अभी हमको स्टडी करना है कि भाई न्यूक्लियस के बारे में, कि जो न्यूक्लियस अवेलेबल है तो जो न्यूक्लियस ओनली फॉर 1 पार्टिकल है या वो एक उसके इनसाइड एक दूसरा भी 2 पार्टिकल्स होता है, वो उसके बारे में हमको स्टडी करना है न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसकी फिजिकल रीते स्टडी करते हैं। फिजिकल का मीनिंग क्या हुआ कि भाई उसको देख के हम बता सकते हैं कि भाई जो न्यूक्लियस की जो साइज़ होती है वो न्यूक्लियस की साइज़ पूरे एटम के कंपेरिजन में बहुत सी छोटी होती है। कैसे? देखिए, जो न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है ना, तो उसकी रेडियस में यहाँ से लेके यहाँ तक की मान लेता हूँ कि भाई 1 है, और जो एटम की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है? देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पे हमको एक इलेक्ट्रॉन नजर आई, वो जो इलेक्ट्रॉन था वो एक डिवोशन कर रहा था, तो यहाँ तक का जो एरिया है वो एरिया किसका मानेंगे? एटम का मानेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेडियस हमको मिली वो रेडियस हमको फाइंड आउट हुई थी 10⁻⁴, मीन्स के 10,000 टाइम्स और न्यूक्लियस की रेडियस से ज़्यादा है। चलाया, तो उसकी साइज एटम की जो साइज होती है वो एटम की साइज न्यूक्लियस की कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। देन अगर हम उसका वॉल्यूम डिफाइन करना चाहते हैं तो ये जो स्फीयर का वॉल्यूम कितना आता है? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3
पाई आर क्यूब होती है ना, तो उसकी रेडियस कितनी हमको मिली 10⁴, तो उसका वॉल्यूम हमको कितना मिलेगा, उसका वॉल्यूम हमको मिलती है 10⁻², उसका ऑर्डर आएगा 10⁻², क्योंकि 10⁻4 का आप क्यूब कर दीजिए तो उसकी वैल्यू आएगी 10⁻12, ठीक है। तो ये जो 10⁻12 आई और 10⁻12 जो वॉल्यूम मिली हमको, वो एटम की वैल्यू मिली किसकी कंपेरिजन में, न्यूक्लियस के कंपेरिजन में। अगर हमने न्यूक्लियस का वॉल्यूम माना 1, तो पूरे के पूरी एटम का वॉल्यूम कितना होगा 10⁻12 टाइम्स होगा, ठीक है। बट वो सभी वॉल्यूम इतना बड़ा क्यों आ रही है, क्योंकि इसमें एम्प्टी स्पेस ज़्यादा हुआ है, क्या है उसमें एक एम्प्टी स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। देन अपन हमको इसकी दूसरी भी करेक्टरिस्टिक हमको डिफाइन करनी है कि भाई जो न्यूक्लियस है ना, वो एक पार्टिकल्स होती है, और हमारे नेचर में कोई भी पार्टिकल्स हो ना, उसके पास दो तरह की करेक्टरिस्टिक हो सकती है, या तो उसके पास मास हो सकती है, या तो उसके पास इलेक्ट्रिकल चार्ज हो सकती है, ठीक है, ओके, और दोनों भी हो सकती है, ओके। तो उसके पास मास एलिमेंट अवेलेबल है तो उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। देन पर अगर उसके पास एक चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिकल कोलम्बियन फोर्स भी लग सकती है, ठीक है, ओके, इलेक्ट्रिकली फोर्स भी लग सकती है। तो कोई भी जो नेचर का पार्टिकल्स अवेलेबल है, इसमें एक दो टाइप का फोर्स लग सकती है। देन पर हमको डिफाइन करना है कि भाई ये जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का मास कितना होगा, ये जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस का मास कितना होगा, ओके। तो हमने पूरे का पूरा एटम का हमने मास निकाला, और पूरे के पूरा एटम का मास एक न्यूक्लियस का मास जितना ही हमको मिला, ओके। तो वो जो एटम का स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया कि भाई उसके इनसाइड एक इलेक्ट्रॉन होती है, देना पर एक न्यूक्लियस होती है, वो दोनों एक पार्टिकल ही है, तो उसका हमको मास निकालना है। तो उसका मास हम एसआई यूनिट, हम किलोग्राम में उसका डिफाइन नहीं कर सकते, इसके लिए हमको एक प्रैक्टिकल यूनिट निकालना पड़ेगा। मैंने आपको आगे भी इंट्रोडक्शन में किया ही हुआ है, ठीक है, ओके। और मैंने आपको दो एग्जाम्पल भी दिया हुआ था, गोल्ड का और ट्रक का, ठीक है। गोल्ड का हम एटॉमिक गोल्ड का जो प्रैक्टिकल यूनिट हमने निकाला था वो था मिलीग्राम, और ट्रक के लिए हमने प्रैक्टिकल यूनिट यूज़ कर लिया था टर्न था, ओके। बट वो एटम को डिफाइन करने के लिए सभी साइंटिस्ट लोगों ने मेरिट्स और डिमेरिट्स निकाल के, एक हाइड्रोजन एक्टिव गैस होती है, तो हाइड्रोजन इतनी एक्टिव गैस नहीं है कि भाई वो सभी मटेरियल के साथ कंबाइन होकर वो कंपाउंड बना सके। इसके लिए सभी साइंटिस्ट लोगों ने कार्बन का एटॉमिक मास निकाला, वो कार्बन का जो एटॉमिक मास आया उसको उसने 12 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारी जो नेचर में हाइड्रोजन ऐसी एक एटम होती है कि भाई उससे भी छोटी सी पार्टिकल्स हमारे नेचर में अवेलेबल नहीं है, उससे भी छोटे वाली एटॉमिक नंबर हमारे नेचर में अवेलेबल नहीं है। इसके लिए हमको एक हाइड्रोजन को ही एक 1 यूनिट डिफाइन करनी थी। इसके लिए हमने कार्बन को डिफाइन किया, और कार्बन का जो एटॉमिक मास है उसको हमने 12 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ऐसा हमने एटॉमिक मास निकाला था, ओके। नेक्स्ट हमको निकालनी है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यूनिट हम उसको AMU भी लिख सकते हैं, ओके। बार बार हमको AMU लिखना पड़ेगा, तो उससे भी छोटा फॉर्म ओनली फॉर हम UB लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। 1 यूनिट मास ऑफ 1 कार्बन डिवाइड बाय 12 कर दिया। वो एक स्पेशल टाइप का कार्बन हमने यूज़ किया, वो स्पेशल टाइप का कार्बन था C12, कि भाई वो कार्बन के इनसाइड भी 12 पार्टिकल्स अवेलेबल थे। उसको हम पॉपुलर आइसोटॉप्स हम मानेंगे कार्बन का, ठीक है। कार्बन का पॉपुलर आइसोटॉप है C12, कि भाई उसके इनसाइड भी 12 पार्टिकल्स अवेलेबल है, ओके। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई हाइड्रोजन ओनली फॉर 1 ही पार्टिकल्स का बना हुआ है, तो ऐसा हाइड्रोजन को हम 12 कंसिडर करेंगे, तो उसका जो एटॉमिक मास आएगा वो एटॉमिक मास 12 C12 के जितना होता है। इसलिए हमने यहाँ पे 12 से डिवाइड कर दिया, ख्याल है आपको, क्योंकि हमारी नेचर में है ना एक हाइड्रोजन है, एक स्मॉल पार्टिकल्स अवेलेबल है, और उसको भी हमको एक 1 यूनिट मास की डेफिनेशन में डिफाइन करना था, बट उसको हम प्रैक्टिकली तो डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। इसलिए हमने प्रैक्टिकली कार्बन को डिफाइन किया, और कार्बन का जो मास हमको मिला उसको हमने 12 से डिवाइडेड कर दिया, तो वही कितना होगा, एक हाइड्रोजन कितना ही होगा, ख्याल है आपको, ओके। 1 एटॉमिक मास यूनिट U इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे जो मास कार्बन का हमको मिला वो मिला था 1.992647 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, एंड डिवाइड बाय आपको करना है 12, ओके। डिवाइड बाय आपको करना है 12, यहाँ पे 26 है, 26, ओके। डिवाइड बाय हम 12 करेंगे तो हमको U की वैल्यू मिलेगी 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, वो हमको मिला 1 एटॉमिक मास यूनिट, ख्याल है आपको, ओके।
और जो एटॉमिक मास यूनिट होती है ना, वो एटॉमिक मास यूनिट हमको सभी की हमको डिफाइन करनी है। जो हमको सभी की हमको डिफाइन करनी है। और देन पर हमने देखा कि भाई जो सभी की जो एटॉमिक मास हमको मिल रही थी, वो सभी की एटॉमिक मास एक जैसी हमको नहीं मिल रही थी। मतलब एक जैसी का मीनिंग क्या हुआ कि भाई हमारे जो नेचर में हमने क्लोरीन को डिफाइन किया, तो क्लोरीन के लिए हमको ये डिफाइन करना था, उसके हमने एटॉमिक मास हमने निकाल दिया। ठीक है, तो ओके, तो ये जो हमने एटॉमिक मास हमने निकाली, वो एटॉमिक मास हमने कार्बन के लिए निकाली। देन पर सभी मटेरियल के हम डिफाइन करके उसके साथ हम उसके कंपेरिजन हम कर सकते हैं। ओके, तो एटॉमिक मास के बारे में आपको मालूम पड़ गया। देन आफ्टर हमारे जो नेचर में कोई भी जो चीज वस्तु होती है उसको हम जलाते हैं, तो इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस निकलती है। ओके, वो कार्बन डाइऑक्साइड का हमको एक एटॉमिक मास निकालना था, तो उसका बहुत हमने सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसका एटॉमिक मास हमने निकाल दिए। ओके, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास हमने निकाला, तो इसमें से कार्बन का हमको मालूम था। ओके, और तो इसमें से हमको एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमको मिल गया। वैसे ही हमारी एयर की इनसाइड नाइट्रोजन भी बहुत सारे अवेलेबल है, तो नाइट्रोजन का भी हमने एटॉमिक मास निकाल दिया। देन आफ्टर एक एयर का भी हमने एटॉमिक मास निकाल दिया। तो इसमें हम सभी सारे फिनोमिना में हम क्या कर रहे हैं, सभी सारे फिनोमिना में हम एक कर रहे हैं कि भाई हमने जो एटॉमिक मास की डेफिनेशन है दी कि भाई 1/12 एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन, तो उसके साथ हम सभी की कंपैरिजन करते हैं और हम बताते हैं कि भाई वो 1/12 कार्बन की जो एटॉमिक मास है, तो उसके कंपैरिजन में कौन सा हेवी है, कौन सा इसके वीक है, सभी हेवी ही होगा। तो कितना हेवी है, कितना गुना वो हेवी है और कितना गुना वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में आप उसकी रिलेशनशिप आप बता सकते हो। ओके, देन आफ्टर हमने देखा कि भाई जो सभी का जो एटॉमिक मास हमको मिल रहा था, वो सभी का एटॉमिक मास एक डेसिमल में मिल रही थी, वो एक इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं मिल रही थी। उसका रीज़न क्या हो सकती है, मैं आपको बताता हूँ कि भाई हमारे यूनिवर्स में ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई सभी सेम प्रॉपर्टीज वाली एटॉमिक मास हमको सेम नजर आए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि भाई क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन गैस के बारे में, कि भाई क्लोरीन हमको एक ऐसा भी हमको एटमॉस्फेयर में मिला कि भाई उसका एटॉमिक मास होता है 35.98, और दूसरा भी हमको क्लोरीन मिला कि भाई जिसका एटॉमिक वेट होती है 36.98। पर दोनों का फिजिकल जो करेक्टरिस्टिक है, दोनों की एप्लीकेशन हम सेम ही यूज़ कर सकते हैं, बट दोनों की वन फिजिकल करेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। कौन सी, कि भाई एटॉमिक मास इसमें डिफरेंट हमको मिल रहा था। ठीक है, और वैसा ही सेम आप ले लीजिए कि भाई कार्बन के बारे में, उसका पॉपुलर आइसोटोप था 12, बट हमको एटमॉस्फेयर में ऐसा भी हमको कार्बन मिला कि भाई इसका एटॉमिक वेट हो 13। ओके, एक 13 वाला भी हमको मिला, वो उसका हो सकता है आइसोटॉप, और दोनों की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक तो सेम ही है, बट उसका एटॉमिक मास डिफरेंट है। वैसा हमने हाइड्रोजन के बारे में भी देखा कि हाइड्रोजन में हाइड्रोजन भी मिलता है, ड्यूटेरियम भी मिलता है और ट्रिटियम भी मिलता है। ठीक है, तो इन तीन में एटॉमिक मास डिफरेंट होती है, बट तीन की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सेम जैसी थी। ओके, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई हमारे नेचर में एक परसेंटेज में एक हमको क्लोरीन मिलती है कि भाई उसकी एक वैल्यू होती है 35.98, और दूसरा परसेंटेज में कोई दूसरी वैल्यू मिलेगी कि भाई उसकी वैल्यू होगी 36.98। बट उसका हमको क्या निकालनी है, एक वेटेज एवरेज निकालनी है। क्या निकालनी, वेटेज एवरेज। ऐसा हमने एक स्टैंडर्ड टेस्ट में हमने स्टैटिक के चैप्टर में हमने स्टडी किया हुआ था, एक एवरेज हम निकालते थे। वैसे आपको एवरेज निकालने से बाद आपको मालूम पड़ेगा कि भाई उसका एटॉमिक मास कितना है। तो हम यहाँ पे हम क्लोरीन का निकाल के मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके, तो हमने क्लोरीन का निकाला, और क्लोरीन का निकाल के हमको मालूम पड़ेगा कि भाई उसका जो एटॉमिक मास होती है ना, वो एटॉमिक मास एक इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं होती है, बट उसकी जो वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन में होती है। ठीक है, ओके। देना पर हमारे जो नेचर में कोई भी जो पार्टिकल्स होती है ना, कोई भी जो चीज वस्तु होती है, उसको हम बर्न करेंगे तो इसमें से हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की हमको एक एटॉमिक मास निकालनी थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 आती है, तो कार्बन की तो हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो उसकी कंपैरिजन करके हम ऑक्सीजन के हम निकाल सकते हैं, बट पहले हमको कार्बन डाइऑक्साइड की पूरी एक एक्सपेरिमेंट के हमने निकाला। ठीक है, तो इसमें से हमको ऑक्सीजन का मिला। वैसे एयर में का नाइट्रोजन भी होती है, एयर भी होती है, उसके सभी की वैल्यू हमने डिफाइन की, और सभी की वैल्यू को ए वैल्यू से हमने कंपैरिजन कर लिया कि भाई ए वाली वैल्यू से कितना टाइम्स ज़्यादा है, कितना टाइम्स हेवी है। ऐसे हमने उस सभी की कंपैरिजन कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मालूम पड़ा कि भाई जो एटॉमिक मास होती है ना, वो एटॉमिक मास एक फ्रैक्शन में उसकी वैल्यू आती है। ठीक है, उसकी वैल्यू कोई एक इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं आती है। तो आपको क्या मालूम पड़ा कि भाई एटॉमिक मास इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल, बट उसकी वैल्यू कैसे आती है, फ्रैक्शन में आती है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं
एक कार्बन के बारे में, ठीक है। ओके, तो जो कार्बन जो आइसोटोप्स पॉपुलर आइसोटोप होती है ना, वो C12 होती है। बट ऐसा भी कार्बन नेचर में अवेलेबल होता है कि भाई उसका एटॉमिक मास होता है 13, ठीक है। जैसे ही मैं आपको एग्जांपल दूँ हाइड्रोजन के बारे में कि भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, बट दूसरा भी हमको मिलता है कि जिसका एटॉमिक मास होता है 2, और तीसरा भी मिलता है जिसका एटॉमिक मास होता है 3। तो तीन की कैरेक्टरिस्टिक तो सेम होती है, बट उसका एटॉमिक मास डिफरेंट होती है, ठीक है। ऐसा मैं आपको एग्जांपल दूँ क्लोरीन का कि भाई क्लोरीन का हमको 2 टाइप का हमको एलिमेंट मिला कि हमारी नेचर में। एक एलिमेंट था जिसका एटॉमिक मास अवेलेबल था 34.98, और दूसरा जो अवेलेबल था वो था 36.98। तो दोनों की परसेंटेज डिफरेंट थी, ठीक है। तो हमको ए वाली वैल्यू को एटॉमिक मास निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? एक मैथमेटिकल का यूज़ करके हम उसकी वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। एक मैथमेटिक्स का आपको यूज़ करना है, मीन्स कि आपको एक वेटेज एवरेज निकालनी है। वेटेज एवरेज निकालने से आपको उसकी वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देता हूँ कि भाई एटॉमिक मास इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ यू के साथ नहीं है, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटॉप्स, सभी का डिफरेंट आइसोटॉप्स होती है इसलिए। ओके, इसके कारण आपको क्या मालूम पड़ा कि भाई उसकी सेम कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, बट डिफरेंट मास, ठीक है। उसका जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होती है। ओके, एटॉमिक मास इज एन एवरेज ऑफ ऑल दी मासेस इन परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स, वो हमको निकालनी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्लोरीन का, तो हमारे नेचर में 75.4% ऐसा हमको क्लोरीन मिला कि भाई जिसका मास अवेलेबल था 34.98, और रिमेनिंग इसके 100 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 24.6% ऐसा हमको क्लोरीन मिला कि भाई जिसका मास अवेलेबल था 36.98। तो उसका आइसोटॉप्स हेवी है, इसकी कंपैरिजन में उसके एटॉमिक मास ज़्यादा है, ठीक है। तो हमको इन दोनों का इसके नेचर में हमको दोनों की वैल्यू ऐसे मिली, बट उसका हमको एवरेज निकालना है। एटॉमिक मास हमको क्लोरीन का निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? वेटेज एवरेज करके हम निकालेंगे। ऐसा हमने स्टैटिक में स्टडी किया हुआ था कि भाई 75.4% वाला इतना है, तो उसकी दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देन आफ्टर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड में हमने 100 रख दिया। ओके, तो उसकी हमने वेटेज एवरेज निकाली, तो वो आई 35.47 यू एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट को हम बोलते हैं यू। तो ये हमको फाइंड आउट हुई क्लोरीन के बारे में 35.47 यू, ठीक है। तो इसके कारण आपको क्या मालूम पड़ा कि भाई एटॉमिक मास जो होती है वो फ्रैक्शन में होती है, वो इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं होती है। ओके, देन आप हमको दूसरा भी स्ट्रक्चर के बारे में को स्टडी करना है, हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। देन आप हम हाइड्रोजन जो एटम होती है उसकी आइसोटॉप्स के बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं कि भाई हमारे जो नेचर में हमको हाइड्रोजन हमको मिला, अपन सभी का जो एटॉमिक वेट थे ना वो डिफरेंट था। तो उसको हमने क्लासीफाई कर दिया कि भाई सबसे कम जो एटॉमिक मास नंबर वाला जो हाइड्रोजन को फर्स्ट मिला उसको हमने नाम रख दिया हाइड्रोजन। देन आफ्टर एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक वाला हमको हाइड्रोजन मिला, बट उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक तो सेम थी। कौन सी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक? अगर हम उसको ऑक्सीजन के साथ हम कंबाइन बना देंगे तो वो पानी ही बनाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला भी पानी बनाएगा, दूसरे वाला भी पानी बनाएगा, और तीसरे वाला भी केमिकल रिएक्शन से वो सेमी प्रोसेस देगा,
सभी हाइड्रोजन के साथ जो होने वाली प्रोसेस है वो सभी प्रोसेस एक सेम जैसी ही देती है, बट डिफरेंट डिफरेंट क्या है उसकी इनसाइड एक एटॉमिक मास ही डिफरेंट डिफरेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो हाइड्रोजन मिला वो एक स्मॉल हाइड्रोजन एटम उसने फाइंड आउट किया। तो हमारी जो पूरी यूनिवर्स में उससे भी कम हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल नहीं, हाइड्रोजन एटम्स नहीं, कोई भी पार्टिकल उससे भी कम अवेलेबल नहीं है, कम एटॉमिक वेट वाला नहीं अवेलेबल है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट हमको जो हाइड्रोजन मिला उसका सबसे कम एटॉमिक वेट वाला हमने फाइंड आउट कर लिया। देन अपने दूसरा कि भाई उसका वेट उससे 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ था, तो उसका हमने नाम दे दिया न्यूट्रॉन। देन आफ्टर ये जो फर्स्ट वाला हाइड्रोजन और सेकंड वाला हाइड्रोजन को हमने कंबाइन करके एक आर्टिफिशियल हमने फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि जो फर्स्ट दोनों होते हैं ना वो तो एक नेचुरली हमको मिला हुआ था, बट इन दोनों को कंबाइन करके हमको एक तीसरा आर्टिफिशियल हमने डिफाइन कर लिया। वो जो आर्टिफिशियल डिफाइन किया हुआ है ना वो एक एटमोसफेयर में अनस्टेबल हो जाता है, इसका स्टेबल नहीं रहती है, वो ब्रेक हो जाती है, वो टूट जाती है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हमको फाइंड आउट करना है कि भाई जो न्यूक्लियस होती है तो न्यूक्लियस का मास कितना होता है, ठीक है। ओके, तो न्यूक्लियस का मास कितना होता है कि भाई मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई जो न्यूक्लियस का मास होता है वो एक एटम के मास के जितना ही होता है। ओके, तो हमको एक हमारी जो यूनिवर्स में एक स्मॉल पार्टिकल्स हमको मिले थे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का मास हमने फाइंड आउट कर लिया था। ओके, बट जो हाइड्रोजन एटम होती है वो एटम के इनसाइड जो 2 पार्टिकल्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं जो न्यूक्लियस में होती है। ओके, तो हमके हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया और हमको मालूम पड़ा कि भाई हाइड्रोजन के पास 1 नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है, और हमको ये भी मालूम है कि भाई पूरे के पूरा हाइड्रोजन एटम हो या कोई भी एटम हो उसका नेट चार्ज होता है 0। तो भाई हमको मालूम पड़ा कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो 1 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी अवेलेबल होना चाहिए, वो एक न्यूक्लियस में होगा। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है प्रोटॉन, तो यहाँ पे प्रोटॉन ही क्या बना हुआ है, न्यूक्लियस बना हुआ है, ख्याल है आपको। ओके, तो हमको डिफाइन करनी है कि भाई प्रोटॉन का मास कितना होगा, इसके न्यूक्लियस का मास कितना होगा, और न्यूक्लियस का मास को डिफाइन करने के लिए आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ओके, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकाला कि मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने एक स्पेसिफिक चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक से उसने निकाला था। पहले उसको एक स्पेसिफिक चार्ज मिला था, देन आफ्टर उसने चार्ज से डिवाइडेड कर दिया तो उसको एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला। वो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमको एक मास ऑफ हाइड्रोजन की जो वैल्यू आई इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी वो रिमेनिंग वैल्यू होगी मास ऑफ प्रोटॉन की, ठीक है। वो हमने डिफाइन कर दिया, तो वही होगा एक न्यूक्लियस का मास। ओके, देन आफ्टर हमको एक यहाँ पे ऐसा मालूम पड़ा, देन आफ्टर हम ऑक्सीजन एटम के बारे में स्टडी करते हैं कि भाई ऑक्सीजन एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने काउंट किया, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था 8। तो उसमें आपको क्या मालूम पड़ा कि भाई उसके इनसाइड एक 8 प्रोटॉन भी होना चाहिए। वैसे ही हमने एक गोल ले लिया कि भाई गोल के इनसाइड होता है 79 इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास 79 प्रोटॉन होना चाहिए। तो सभी एटम का हमने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, एक स्ट्रक्चर को हमने स्टडी किया, तो सभी एटम के इनसाइड इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ डिफरेंट आ रही थी, बट जितनी भी इलेक्ट्रॉन होगी इतनी उसमें प्रोटॉन होगी। ओके, तो प्रोटॉन को इसके शो करने के लिए, एक रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक साइन को यूज़ करते हैं, वो साइन होती है कैपिटल जेड, और जेड क्या होती है, एटॉमिक नंबर वो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ओके, जेड को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, बट जेड क्या रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है 8। ओके, तो उसका जो जेड नंबर आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। और दूसरा मैंने आपको बताया गोल्ड के बारे में कि भाई गोल्ड का जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो होती है 79, तो उसका जो एटॉमिक नंबर मीन्स के एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन मिलेगा वो भी कितना मिलेगा, 79। तो जेड नंबर भी कितना मिलेगा, 79 मिलेगा, ठीक है। तो जेड नंबर क्या रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ओके, तो सभी जो मटेरियल होती है तो सभी मटेरियल को हम कैसे उसको क्लासीफाई करेंगे। ओके, भाई क्लासीफाई कैसे करेंगे, एक तो उसके क्लासीफाई करने का तरीका हम आगे हम देखते हैं। ओके, तो ऐसा हमको अभी मालूम पड़ा कि भाई जो कोई भी जो एटम होती है उसका एटॉमिक मास उसका न्यूक्लियस जितना ही होता है, वो न्यूक्लियस में जितना ही प्रोटॉन है इतना उसका मास पार्टिकल्स होती है। ओके, देन आफ्टर हमको इसके नेचर में एक ऐसा भी पार्टिकल्स हमको मिला कि भाई वो रूल्स को फॉलो नहीं करता है। कौन सा वाला रूल्स, मैंने आपको बताया कि भाई जो हाइड्रोजन एटम होती है उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई उसके इनसाइड 1 प्रोटॉन अवेलेबल है। देन आफ्टर उसका न्यूक्लियस का मास भी हमने डिफाइन किया, वो भी एक 1 प्रोटॉन जैसा ही फाइंड आउट हुआ है, और पूरे के पूरा एटम का भी मास ही 1 ही है, तो वो उसको सेटिस्फाई करती है।
देन आफ्टर हमने नेचर में एक दूसरा पार्टिकल्स देखा कि भाई वो फॉलो नहीं करती है वो वाली मीन्स के जो कंडीशन को, कौन से वाली कंडीशन को कि भाई वन एटॉमिक मीन्स के जिसमें एक वन प्रोटॉन है उसका एटॉमिक मास भी वन होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से जो अल्फा पार्टिकल इमिट होती है तो वो अल्फा पार्टिकल का नेचर स्ट्रक्चर को हमने स्टडी किया। देन आफ्टर हमको मालूम पड़ा कि भाई उसके इनसाइड एक 2 प्रोटॉन होती है, मीन्स के 2 पॉजिटिव चार्ज होती है। क्यों 2 पॉजिटिव चार्ज होगी आपको मालूम पड़ा ना, क्योंकि उसके इनसाइड 2 इलेक्ट्रॉन होती है। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन होती है तो 2 प्रोटॉन मिलती है। बट देन आफ्टर उसका न्यूक्लियस का वेट हमने डिफाइन किया, और न्यूक्लियस का वेट एक 2 प्रोटॉन जैसा ही आना चाहिए ना, बट उसका वेट 2 प्रोटॉन से जितना नहीं आया, बट उसका वेट आया 4 प्रोटॉन जैसा आया, 4 यूनिट मास जितना आया। वो ऐसा क्यों? भाई उसके इनसाइड तो न्यूक्लियस में 2 ही प्रोटॉन होगा, तो भाई ओनली फॉर उसका जो मास आएगा वो मास भी 2 ही प्रोटॉन जितना आना चाहिए ना, बट उसका तो मास 4 प्रोटॉन जैसा आ रहा है। तो कैडनी का जो साइंटिस्ट था उसने वो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था वो प्रॉब्लम को उसने सॉल्यूशन फाइंड आउट करके बताया कि भाई उसके इनसाइड कोई दूसरा पार्टिकल्स भी अवेलेबल है। वो ऐसा पार्टिकल्स अवेलेबल है कि भाई उसके पास मास अवेलेबल है बट उसके पास चार्ज अवेलेबल नहीं है। एक स्पेशल टाइप का एक पार्टिकल्स अवेलेबल होती है कि भाई उसके पास चार्ज नहीं होती है, कि भाई चार्ज नहीं होती है वो वाली बॉडी को हम क्या मान लेते हैं? न्यूट्रल। ओके, इसलिए वो जो पार्टिकल्स था कि भाई जिसके पास ओनली पर मास ही अवेलेबल है, और वो भी मास कितना, एक प्रोटॉन जितना ही मास अवेलेबल है, तो वो वाला पार्टिकल्स को उसने नाम दे दिया कि भाई न्यूट्रॉन। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई अल्फा पार्टिकल्स में जो 4 मास हो प्रोटॉन बताती है, बट रियली में तो है 2 ही प्रोटॉन। तो 2 कौन सा पार्टिकल्स होगा? 2 न्यूट्रॉन होगा। चलाया, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ऐसे उसने कंबाइन करके हमको क्या मिल रहा है कि भाई 4 प्रोटॉन जितना मास मिल रहा है, बट प्रोटॉन तो ओनली फॉर कितना अवेलेबल है? 2 ही अवेलेबल है। तो ऐसा भी हो सकता है। चलाया, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है इतना ही उसका मास आए, बट ऐसा भी हमको नेचर में दूसरा भी पार्टिकल्स हमको मिले। ओके, तो वो जो न्यूटन के बारे में भी आपको स्टडी करना है कि भाई न्यूटन को स्टडी करना है, तो न्यूटन को हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई न्यूक्लियस से हमको इसके एटमॉस्फेयर में एक सेपरेट करके हमको उसको स्टडी करना पड़ेगा। बट उसको सेपरेट करने का बहुत तरीका हमने लगाया, बट वो सेपरेट नहीं हो सका। वो सेपरेट तो हो सकता है बट वो अमुक टाइम के लिए भी हो सकता है, देना पर वो वापस क्या हो जाएगा? अनस्टेबल होके वो ब्रोक होके और वापस वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वो बना देती है। ओके, तो न्यूट्रॉन कैसा है? अनस्टेबल है, उसकी एवरेज लाइफ बहुत कम है। ठीक है, और उसकी जो जितनी भी लाइफ है वहाँ तक वो न्यूट्रॉन के फॉर्म में रह सकता है, बाद में वो मिस के ब्रोक होकर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बना देगा और वापस का नेट चार्ज तो 0 ही हो गया। ठीक है, तो एवरी जो न्यूट्रॉन होती है तो न्यूट्रॉन के पास मास नहीं होती है, उसके पास ओनली फॉर चार्ज ही होती है। ओके, तो यहाँ तक काम यहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं, और उसको हम लिख के मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ध्यान पर हम स्टडी करते हैं हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स के बारे में। हमको हाइड्रोजन एक सेम जैसा ही एक सेम करेक्टरिस्टिक जैसा ही आपको हाइड्रोजन की करेक्टरिस्टिक स्टडी करना है, तो आपको क्या करना है कि भाई हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को मिला दो तो वाटर मिलना चाहिए। तो हमको नेचर में 3 डिफरेंट आइसोटॉप्स मिले, और तीन डिफरेंट आइसोटॉप्स की फिजिकल करेक्टरिस्टिक सेम जैसी थी। मिस के उसको हम वाटर के मिस के उसको हम ऑक्सीजन के साथ मिलाकर वाटर बना सकते थे, बट ये तीन का एटॉमिक मास डिफरेंट हमको मिला। ठीक है, जैसे कि मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हमको मास पार्टिकल्स हाइड्रोजन का मिला, वो था 1.00788 U, उसका एटॉमिक मास था इतना। देन आपको दूसरा जो हमको मिला उसका वेट अवेलेबल था 2.01441 U। ठीक है, और उसका हमने नाम दे दिया न्यूट्रॉन, या तो ड्यूटेरियम भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ओके, देन आफ्टर तीसरा हमने फाइंड आउट किया वो था 3.0160 U, उसको हम ट्रिटियम भी बोल सकते हैं, ट्रिटियम। ठीक है, ओके, पर ऐसा हमको 3 उसका आइसोटॉप्स मिला। ये तीन हाइड्रोजन का ही है, ये भी हाइड्रोजन का है, मास ऑफ हाइड्रोजन का ही है, ख्याल है आपको। बट ये तीन की डिफरेंट फॉर्म है, बट तीन की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी सेम जैसी ही है। तो उसमें चेंजेस क्या होगा? उसमें चेंजेस होगा एटॉमिक मास में। देखिए तीन का एटॉमिक मास हमको डिफरेंट मिल रहा है। इसमें से ये जो फर्स्ट दोनों वाला है वो एक नेचुरली एटॉमिक मास है, वो हमको नेचुरल में हमको वैसे ही हमको मिलता है। बट वो तीसरा वाला है वो एक नेचुरली नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल है, वो हमने बनाया हुआ है एक प्रैक्टिकल लैब में। ठीक है, वो हमने कैसे बनाया
कि भाई इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमको ये तीसरा वाला हमको मिलेगा। और जो तीसरा वाला मिलता है ना वो एक एटमॉस्फेरिक में स्टेबल नहीं रह सकता, वो अनस्टेबल होकर वो टूट जाता है। ख्याल आया? उसकी जो लाइफ होती है वो लाइफ कम होती है, बट हम उसको बना सकते हैं। ऐसे इन दोनों को कंबाइन करके और प्रेशर वगैरह मिसके एडजस्ट करके हम उसको बना सकते हैं, ऐसा भी हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, ओके। बट हमको यहाँ पे क्या मालूम पड़ा, देखिए ये तीनों दिन की वजह आप नजर करिए तो किसका मास भाई कम है, ये जो फर्स्ट वाला है उसका मास सबसे कम है। तो हमारे नेचर में उससे भी कम वाला कोई भी पार्टिकल्स हमको नहीं मिला, कोई भी एटम उससे भी एटॉमिक वेट कम होने वाला हमको नहीं मिला। ओके, उसके बारे में उसका न्यूक्लियस का वेट हम निकालना चाहते हैं। ये जो हाइड्रोजन एटम हमको मिला है उसका टोटल मास हमको दे रखा है, बट हम निकालना चाहते हैं उसकी न्यूक्लियस का वेट। ओके, तो एटम का स्ट्रक्चर आपने स्टडी किया कि भाई एटम के इनसाइड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और न्यूक्लियस भी होते हैं। तो ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है, तो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर में हमने डिफाइन किया कि भाई उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करता है, तो उसके पास एक पॉजिट्रॉन भी होना चाहिए। तो पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, वो होता है न्यूक्लियस। ओके, तो उसका हमने नाम दे दिया प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को ही हम क्या मान लेते हैं, प्रोटॉन को ही हम मान लेते हैं कि भाई न्यूक्लियस। ठीक है, ओके। तो उसका हमको मास हमको डिफाइन करना है। तो हमको यहाँ पे क्या मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पे न्यूक्लियस कौन सा हमको मिला, यहाँ पे हमको न्यूक्लियस मिला एक प्रोटॉन। एटम्स इज कॉल्ड प्रोटॉन। ठीक है, क्योंकि इसमें इसके एक ही पॉजिटिव चार्ज होता था, वो एक सेंटर में होगा। ओके, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और पूरे हाइड्रोजन का मास इसके चार्ज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। तो एक ही इलेक्ट्रॉन हमको मिला तो एक दूसरा एक पॉजिट्रॉन भी मिलना चाहिए। ठीक है, ओके। तो जो मास ऑफ प्रोटॉन था वो हमको डिफाइन करना था। तो पूरे हाइड्रोजन का मास कितना था, 1.00783 U। ओके, देन आफ्टर ओके, तो देखिए तो पूरे के पूरा स्ट्रक्चर का मास है, तो इसमें से हमको इलेक्ट्रॉन का मास चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का मास कैसे हम डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास एक जे थॉमसन ने पहले फर्स्ट पर डिफाइन किया हुआ था। उसने बताया था कि भाई उसने एक फर्स्ट पर स्पेसिफिक चार्ज को डिफाइन किया था, देन आफ्टर उसने इलेक्ट्रिक चार्ज को डिवाइड कर दिया, तो उसने का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको मिला। तो वो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको मिला था वो 0.00055 U डिफाइन हुआ था। ठीक है, ए वाली वैल्यू से में आप ए वाली वैल्यू को इसके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको मिलेगा मास ऑफ प्रोटॉन। और जो मास ऑफ प्रोटॉन हमको मिलती है वो मिलती है 1.00727 U जितनी मिलती है। देखिए आपको ये तीन की वैल्यू आपको याद रखनी है, दोनों की वैल्यू आपको खास याद रखनी है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 6 डिजिट आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए लास्ट 2 डिजिट में ही चेंजेस हो रहा है। 1.00727, यहाँ पे देखिए 1.00783, देन आपको 0.0055 U। ठीक है, ओके। इसलिए आपको एक लास्ट वाली डिजिट है आपको याद रखनी है। देन आपने देखिए ये हाइड्रोजन एटम था, तो हाइड्रोजन एटम में आपने फर्स्ट पर कौन सा एलिमेंट को काउंट किया, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को काउंट किया तो आपको मालूम पड़ा कि भाई उसके इनसाइड इतना प्रोटॉन होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन को हमने स्टडी किया, तो ऑक्सीजन के पास होती है 8 इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होती है, 8 होती है। तो वैसे हमने दूसरा एलिमेंट ले लिया गोल्ड या तो ओरस, तो ओरस के पास एटॉमिक ओरस के पास कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 79। तो कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, 79 ही होगा। तो सभी एटम में डिफरेंट क्या होती है, प्रोटॉन की स्ट्रेंथ होती है। और सभी प्रोटॉन की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करने के लिए हम एक सिंपल सा एक सिंबल हम यूज़ कर लेते हैं, वो है जेड। और जेड को हमने नाम दे दिया एटॉमिक नंबर। ख्याल आया? ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड, हम उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, ओके। और सेम ही क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी जेड जितना ही होता है और प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जेड जितना ही होता है। ओके, अगर मैं आपको ऐसा बताऊं कि भाई आपको कोई रेंडमली आपको एटम दे रखा है और आपको डिफाइन करना है कि भाई इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अवेलेबल है, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज अवेलेबल है, तो आपको पहले क्या काउंट करना पड़ेगा कि भाई उसके पास कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। मीन्स के आप क्या काउंट कर रहे हो, जेड।
और जेड के साथ आपने इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको इसके उसका चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। वैसे आप प्रोटॉन का भी आप चार्ज फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई कोई भी एक रेंडमली आपको एटम दे रखा है, आपको डिफाइन करना है कि भाई इसके पॉजिटिव चार्ज कितना है टोटल, तो आप किसका चार्ज डिफाइन करेंगे, प्रोटॉन का ही आप डिफाइन करोगे, ठीक है। कि भाई इसमें कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, कि भाई जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना इतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, ख्याल आया। तो आपको प्रोटॉन का चार्ज को जेड से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको एक पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगी, ठीक है। ओके, उसके बारे में देख लेते हैं। टोटल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज विथ एटम वो हमको मिलेगा -ZE, ठीक है। ओके, देन आफ्टर पॉजिटिव चार्ज एट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होगा पॉजिटिव चार्ज। इसमें पहले काउंट करें कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो विथ जेड प्रोटॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियस में ओनली फॉर चार्ज पार्टिकल्स किसका होता है, प्रोटॉन का ही होता है, तो +ZE, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑफ एटम इज 0। नेट चार्ज ऑफ एटम्स इज 0 फाइंड आउट होगा, ठीक है। इन दोनों का एडिशन कर दीजिए तो आपका आंसर क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ गोल्ड का, तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 79, तो आप यहाँ पे 79 रख दीजिए, तो -79E, यहाँ पे +79E, तो टोटल आपको कितना फाइंड आउट हुआ, 0 फाइंड आउट हुआ, ठीक है। ओके, हमने यहाँ तक का हमने स्टडी किया। देन आप एक स्पेशल टाइप का भी मटेरियल हमारे नेचर में ऐसा अवेलेबल होता है। यहाँ तक आपको क्या देखा, देखिए हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन होती है ना, तो हाइड्रोजन के पास एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा, 1 होगा, और उसका एटॉमिक वेट भी एक 1 जैसा ही उनको फाइंड आउट हुआ। तो एटॉमिक वेट जो होती है ना, और न्यूक्लियस के कारण ही हमको मिलती है, और उसमें न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन अवेलेबल था, इसलिए उसका हाइड्रोजन का वेट हमको मिला था 1। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई ए रूल्स को फॉलो सभी एटम करें। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से एक अल्फा पार्टिकल इमिट होती है, तो अल्फा पार्टिकल के पास हमने स्टडी किया कि भाई उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, वो एटॉमिक वेट है। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, तो उसके पास 2 प्रोटॉन होना चाहिए, बट हमने स्टडी किया कि भाई उसके पास 4 मास पार्टिकल्स अवेलेबल थे। भाई 2 ही प्रोटॉन अवेलेबल है न्यूक्लियस में, तो उसका वेट 2U आना चाहिए ना, बट यहाँ पे उसका वेट आ रहा है 4। ऐसा क्यों हो रहा है? तो केल्विन नाम का साइंटिस्ट था, उसने उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करके बताया कि भाई उसके आंसर एक दूसरा भी एक पार्टिकल्स होता है कि भाई वो पार्टिकल का नेचर ऐसा होता है, उसके पास चार्ज नहीं होता है, बट उसके पास मास होता है, और उसका मास एक प्रोटॉन जैसा ही होता है। तो अभी आप क्या दिमाग लगा सकते हो कि भाई उसका जो मास फाइंड आउट हुआ था वो 4U फाइंड आउट हुआ है, तो आपने क्या मान लिया कि भाई उसके पास 2 प्रोटॉन होगा और 2 एक दूसरा पार्टिकल्स होगा। जो हम पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका कोई नेट चार्ज 0 होगा। अगर उसका नेट चार्ज 0 है तो हम चाहे उसकी कंडीशन मान लेंगे न्यूट्रल, तो न्यूट्रल से उसका नाम पढ़ दिया आपने न्यूट्रॉन, तो उसके पास 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, ऐसा होके उसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी 4, ठीक है। ओके, ऐसे हमने डिस्कवरी को फाइंड आउट कर लिया। ओके, और डिस्कवरी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एटॉमिक मास डू नॉट मैच विथ जेड। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार उस जेड के साथ वो रिलेशनशिप बनाए। हैंस another particle was discovered. Neutron. Mass comparative to proton. But चार्ज इज 0। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट हुआ 1.00866U। ओके,
1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। जो मास ऑफ प्रोटॉन था उसका रीडिंग आ रहा था 1.00728, ठीक है। ओके, तो उसकी कंपैरिजन में थोड़ा हेवी है, इसकी कंपैरिजन में थोड़ा हेवी होता है। जो न्यूट्रॉन होता है ना, वो मास की कंपैरिजन में हेवी होता है, ठीक है। ओके, देन पर हम न्यूट्रॉन के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में से आपको सेपरेट करना पड़ेगा, बट वो सेपरेट नहीं हो सकता। हमने सेपरेट किया, बट हमने देखा कि भाई वो थोड़ी देर तक वो सेपरेट रह सकता है, वापस वो ब्रोक हो जाके प्रोटॉन वो इलेक्ट्रॉन वो बना देता है, ठीक है। उसकी एवरेज लाइफ इसके वो कैसा है, अनस्टेबल है। वो कैसा है, अनस्टेबल है, ठीक है। उसका वो स्टेबल नहीं होता है। वो ओनली फॉर स्टेबल कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में ही स्टेबल होता है, ठीक है। ओके, तो उसकी जो एवरेज लाइफ होती है ना, वो एवरेज लाइफ होती है उसकी 1000 सेकेंड होती है। तो मैं यहाँ पे फ्री न्यूट्रॉन के बारे में लिखना चाहता हूँ कि भाई फ्री न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल, एवरेज लाइफ इज 1000 सेकेंड होती है, एंड स्टेबल इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, तो वो जो न्यूट्रॉन होती है, वो न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एन का यूज़ करूँगा। वो जो न्यूट्रॉन होती है ना, तो न्यूट्रॉन अनस्टेबल होके और ब्रोक होके वो क्या देती है, एक प्रोटॉन देती है, देन आफ्टर 1 इलेक्ट्रॉन, देन आफ्टर एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो क्या होती है, वो एंटी न्यूट्रिनो एक ऐसा पार्टिकल्स होता है, वो उसकी मैग्नेटिक मोमेंटम को स्टेबल रखती है, ठीक है। वो हम आगे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने स्टडी कर लिया था कि भाई हमारे एक ऐसा भी पार्टिकल्स हमारे नेचर में होता है कि भाई उसका एटॉमिक मास एक प्रोटॉन के बराबर नहीं होता है, बट उसके इंसर एक दूसरा भी पार्टिकल्स मौजूद था, वो था न्यूट्रॉन। कि भाई उसके पास एक ओनली फॉर मासी पार्टिकल्स अवेलेबल है, उसके पास कोई चार्ज अवेलेबल नहीं होता है। ओके, देन अपन हमको ये स्टडी करना है कि भाई सभी जो मटेरियल होती है, वो सभी मटेरियल को हम कौन से फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें, ठीक है। ओके, मैं आपको सीधा सा बता दूं कि भाई मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक गोल्ड की एक फेमस एक मटेरियल अवेलेबल होती है, उसकी एक दूसरी टाइप्स अवेलेबल होती है, उसका नाम है ओरस। ओके, तो ओरस को मुझे बताने के लिए उसको मुझे पूरा मटेरियल का नाम नहीं लिखना कि भाई ओरस, बट मैंने क्या कर लिया, उसका एक छोटा सा एक नाम बना दिया AU। देन आफ्टर उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है मैंने काउंट कर लिया, तो उसके इंसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था 79। तो आपको क्या मालूम पड़ा कि भाई उसके इंसर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 79। तो दूसरी कौन सी क्वांटिटी आपको फाइंड आउट हुई कि भाई नंबर ऑफ आपको एटॉमिक नंबर आपको मिला, वो एटॉमिक नंबर कितना मिला था, 79। ओके, तो सभी साइंटिस्ट लोगों ने बैठ के एक इसके कमेटी रखी और उसने डिसाइड किया कि भाई एटॉमिक नंबर जो होती है, वो एटॉमिक नंबर आपको इसके नीचे बतानी है। देन आपका एटॉमिक मास नंबर जो होती है, वो एटॉमिक मास नंबर आपको ऊपर बतानी है। वो एटॉमिक मास नंबर क्या होती है, आप सोचिए कि भाई जो एटॉमिक मास हम किसको बोलेंगे, जो न्यूक्लियस का मास होता है वो उसको हम बोलेंगे। तो न्यूक्लियस की इनसाइड एक दूसरा पार्टिकल्स भी मौजूद होता है, वो कौन है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की स्ट्रेंथ को हम काउंट कर लेंगे और उसको हम ऐड कर देंगे, तो हमको कौन सी स्ट्रेंथ हमें मिलेगी, एटॉमिक मास नंबर हमको मिलेगी। देखिए, एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास दोनों डिफरेंट करेक्टरिस्टिक है, क्योंकि एटॉमिक मास फ्रैक्शन में हो सकती है, बट एटॉमिक मास फ्रैक्शन में नहीं होती है, वो ओनली फॉर इंटीग्रल मल्टीपल में ही होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, एक क्लोरीन का मैं एग्जांपल दूँ कि भाई जो क्लोरीन हमारे एटमॉस्फेयर में को मिला, वो एक ऐसा क्लोरीन हमको मिला कि भाई उसका एटॉमिक मास अवेलेबल था 35.47, बट हमारा जो क्लोरीन है, तो वो क्लोरीन के इनसाइड 17 प्रोटॉन तो सेम ही होता है, बट सभी क्लोरीन का जो डिफरेंट फॉर्म को मिलती है, इसमें एटॉमिक वेट डिफरेंट होती है। उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा। 35 होने का मीनिंग क्या हुआ कि भाई उसके इनसाइड एक 17 प्रोटॉन तो है और 18 न्यूट्रॉन होगा। और दूसरा भी हमको ऐसा क्लोरीन हमको मिला कि भाई उसके इनसाइड 17 प्रोटॉन था, बट 19 न्यूट्रॉन अवेलेबल थे। देन आपने तीसरा भी हमको फाइंड हुआ कि भाई उसके इंसर एक 20 न्यूट्रॉन अवेलेबल थे। पर तीनों की जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक थी, वो फिजिकल करेक्टरिस्टिक सेम थी, बट ओनली फॉर एक ही डिफरेंट थी, वो थी उसकी मास की। ओके,
तो वैसे हमने हाइड्रोजन के बारे में भी स्टडी किया, एक कार्बन के बारे में भी हमने स्टडी किया। ओके, तो वो जो वाली जो करेक्टरिस्टिक है ना, उसको हम कैटेगराइज करेंगे सभी एटम को। वो कैटेगराइज को हम नाम दे देते हैं आइसोटॉप्स, हम दे देते हैं। आइसोटॉप्स में क्या होती है, वो मटेरियल चेंज नहीं होती है, बट वो मटेरियल के इंसाइड जो न्यूट्रॉन की स्ट्रेंथ होती है वो कम ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर आपको देखना है कि भाई आइसोबार इसके प्रेशर, तो प्रेशर कौन प्रोड्यूस करती है, एटॉमिक मास प्रोड्यूस करती है। आइसोबार इसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई आइसोबार का मीनिंग होता है कि भाई एटॉमिक मास नंबर सेम होना चाहिए, एटॉमिक मास नंबर सेम होना चाहिए, बट प्रोटॉन की स्ट्रेंथ जाने की आपकी डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि भाई हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन होती है 1, हीलियम के पास भी प्रोटॉन होती है 2। ओके, पर दोनों का इसका एटॉमिक मास 3 हो सकता है, ठीक है। तो वो वाली मिस के कैटेगराइज को हम बोलते हैं आइसोबार। यहाँ पर लास्ट वाली कैटेगराइज आपको देखनी है आइसोट्रॉन्स। आइसोट्रॉन्स का मीनिंग क्या हुआ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में दोनों की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, दोनों की वैल्यू डिफरेंट। कौन किस दोनों की वैल्यू, कि भाई एक एटॉमिक नंबर मीन्स के एटॉमिक नंबर तो यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर, दोनों की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। उसको हम बोलते हैं आइसोट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। अब अभी तक यहाँ तक का हम रखते हैं, देन पर हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। ये सभी हम ये नोट में लिख के मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमको देखना है कि भाई जो कोई भी हमारे कोई पार्टिकल्स अवेलेबल है, कोई भी हमारे मिस के जो एटम्स अवेलेबल है, उसको हम रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये सभी टर्म आपको याद होनी चाहिए कि भाई जेड को हम क्या मानते हैं, एटॉमिक नंबर। वो एटॉमिक नंबर कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन के समथिंग होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो इंडिकेट करती है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर एन, कैपिटल एन क्या रिप्रेजेंट करती है, न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, देन आफ्टर ए इज एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर क्या होती है, जेड प्लस आपको एन कर देनी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि एटॉमिक मास नंबर का क्या मीनिंग हुआ कि भाई एटम का पूरे के पूरा मास, तो एटम का पूरे के पूरा मास एक न्यूक्लियस जैसा ही होता है। तो न्यूक्लियस किसका बना हुआ होता है, न्यूक्लियस एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बनाया हुआ होता है, ठीक है। इसलिए दोनों को आपको क्या कर देनी है, एडिशन कर देनी है, ठीक है। सो दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऐसा आपको दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। ओके, जो एटॉमिक मास नंबर होती है ना, वो इंटीग्रेट होती है, इंटीजर होती है, बट जो एटॉमिक मास होती है ना, वो एक फ्रैक्शन में होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ क्लोरीन का, कि भाई क्लोरीन का जो एटॉमिक मास था, वो क्लोरीन का एटॉमिक मास हमने निकाला, वो एटॉमिक मास हमको मिला था। मैं यहाँ पे एटॉमिक मास ही लिखता हूँ, हमने जो आगे निकाला था वो हमको मिला 35.47। देखिए फ्रैक्शन में आपको मिल रही है, और उसका यूनिट था यू, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, बट उसका जो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में बारे में बात करेंगे कि भाई ऐसा उसका एटम इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट होती है, और सेंटर में उसका पॉजिट्रॉन इसका न्यूक्लियस होती है। और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर में क्या होता है कि भाई देखिए कि भाई उसका जो उसके इनसाइड एक 17 इलेक्ट्रॉन होती है, तो 17 प्रोटॉन होगा, 17 प्रोटॉन और प्लस 18 न्यूट्रॉन होगा, तो उसका एटॉमिक नंबर हुआ 35। और दूसरे नेचर का भी फाइंड आउट हुआ क्लोरीन कि भाई उसके इनसाइड 17 प्रोटॉन भी था और 19 न्यूट्रॉन भी था, तो उसका एटॉमिक वेट हमको मिला था 36। और तीसरा भी फाइंड आउट हुआ, उसका था 17। ये तीनों क्लोरीन का ही है, ये तीनों क्लोरीन का है। तीनों में आप देखिए कि भाई तीनों में प्रोटॉन के नंबर ऑफ स्ट्रैंड ऑफ प्रोटॉन सेम है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, ठीक है। ओके, तो उसमें क्या होगा कि भाई उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक तो सेम होगी, बट उसकी वन कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, उसका एटॉमिक मास डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसे हम उसको कैटेगराइज भी करेंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या मालूम पड़ा कि भाई मास नंबर इज द इंटीगर। देखिए ये सभी मास नंबर ही है, ये सभी को हम क्या मानेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये सभी को हम एएम लिख सकते हैं, एटॉमिक मास नंबर। ख्याल है आपको, ये सभी इंटीगर में फाइंड आउट हुआ है, बट एटॉमिक मास कैसा फाइंड आउट हुआ, फ्रैक्शन में। ख्याल आया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
मास नंबर इज एन इंटीगर, एटॉमिक मास इज अ फ्रैक्शन, एटॉमिक मास आपको फ्रैक्शन में मिल सकती है, ठीक है। ओके, देन पर हम उसको डिफाइन उसको सभी एटम्स को हम रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे। ओके, मैं आपको सभी का नाम देता हूँ कि भाई ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऐसे आपको पूरे का पूरा नाम लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ कि भाई गोल्ड का एक टाइप होता है ओरस, तो ओरस आपको फुल लिखना नहीं है, AUE लिखना है, ठीक है। देन आफ्टर जो ओरस जो गोल होती है, इसका एक टाइप है, तो गोल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 79। तो सभी साइंटिस्ट लोगों ने डिफाइन किया कि भाई एटॉमिक नंबर हमको लिखना है यहाँ पे, और 197 ये होती है एटॉमिक मास। ये क्या होती है, एटॉमिक मास नंबर होती है, मास नंबर, ठीक है, मीन्स के ए। और ए क्या होती है, एटॉमिक नंबर होती है, एटॉमिक नंबर मीन्स के जेड। अगर आप जेड की वैल्यू को चेंज कर देंगे तो पूरे का पूरा मटेरियल चेंज हो जाएगा। अगर आप एटॉमिक मास की वैल्यू चेंज कर देंगे तो ओनली फॉर न्यूट्रॉन की स्ट्रेंथ ही चेंज होगी, बट वो मटेरियल तो वैसा ही रहता है। ख्याल है आपको। तो देखिए ये 197 क्या बताती है, वो 197 वो एटॉमिक मास नंबर बताती है। इसमें एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन भी अवेलेबल है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी अवेलेबल है। और 79 क्या बताती है, एटॉमिक नंबर बताती है। वो क्या इंडिकेट करती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि भाई उसके इनसाइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 79 है तो उसके इनसाइड नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 79 होगा। बट यहाँ पे आपको डायरेक्ट न्यूट्रॉन नहीं मिल सकते। अगर आपको न्यूट्रॉन डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, 197 में से आपको 79 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो उसका आंसर आएगा 118। तो इसमें 118 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, तो 118 प्लस 79 तो उसका आंसर आएगा 197। चला है आपको। ओके, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ओके, ये जो न्यूक्लियस होता है, वो जो न्यूक्लियस इसके से सेंटर में आपको मिलती है, वो प्रोटॉन और न्यूक्लियस का दोनों का एक्सचेंजिंग प्रोसेस होती है। कैसे एक्सचेंजिंग प्रोसेस, मैंने आपको बताया कि भाई जो न्यूट्रॉन होता है ना, वो न्यूट्रॉन एक स्टेबल नहीं रह सकता, ठीक है। वो अनस्टेबल होकर वो वापस क्या बनाएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनाएगा। ओके, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन दूसरे प्रोटॉन के साथ, देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पे AU अवेलेबल है, मीन्स के ओरस अवेलेबल है, तो उसका न्यूक्लियस कैसा होगा, उसका न्यूक्लियस में 197 एलिमेंट्स होगी। तो इसमें से 79 प्रोटॉन है और 118 न्यूट्रॉन अवेलेबल है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो सभी 119 न्यूट्रॉन अवेलेबल है वो न्यूट्रॉन ब्रोक होके क्या बनाएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। वो ए इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, ए प्रोटॉन के साथ कॉम्बिनेशन बना के वापस क्या बनाएगा, न्यूट्रॉन बनाएगा, ठीक है। देन आप वो न्यूट्रॉन वापस ब्रोक होके क्या बनाएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और वापस को एक इलेक्ट्रॉन इसका कॉम्बिनेशन बना के क्या बनाएगा, न्यूट्रॉन बनाएगा। तो ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं एक्सचेंजिंग प्रोसेस। तो ये जो एक्सचेंजिंग प्रोसेस होती है, वो एक्सचेंजिंग प्रोसेस इतनी फास्ट होती है तो उसके ऊपर जो एक्सचेंजिंग फोर्स लगेगी वो एक्सचेंजिंग फोर्स भी मैक्सिमम होगी। वो एक्सचेंजिंग फोर्स के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस एक्सचेंजिंग फोर्स हम बोल सकते हैं। ख्याल है आपको। देखिए एक न्यूट्रॉन को ब्रोक किया, क्योंकि एक न्यूट्रॉन अनस्टेबल होती है, इसमें से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिला, वो इलेक्ट्रॉन से भी दूसरी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर मिस के अट्रैक्ट कर लेगा, देना पर वो वापस न्यूट्रॉन बनाएगा, वापस वो न्यूट्रॉन मिस के ब्रोक होगा, दूसरा न्यूट्रॉन ब्रोक होगा, वैसे कंटिन्यूसली वो प्रोसेस तो चलती ही रहती है। अभी आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है कि भाई दोनों यहाँ पे देखिए 79 प्रोटॉन, उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई दो प्रोटॉन ही दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यहाँ पे तो 79 प्रोटॉन है, 79 प्रोटॉन इतना सा स्पेस में रहता है सभी एक दूसरे के साथ, वो कैसे रह सकते हैं, ये वाली प्रोसेस से रह सकते हैं। ख्याल आया, क्योंकि सभी जो न्यूट्रॉन होती है वो न्यूट्रॉन ब्रोक होके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनाएगी, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लेती है, तो उसके इनसाइड एक न्यूक्लियस फोर्स जनरेट हो जाती है, और न्यूक्लियस फोर्स के कारण ही ये 79 प्रोटॉन एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। चला है आपको। ओके, देन आप देखिए ए वाली कैरेक्टरिस्टिक, आप देखिए कि ए वाली कैरेक्टरिस्टिक में सभी का एटॉमिक नंबर सेम है,
मीन्स के सभी का नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है बट उसका एटॉमिक वेट डिफरेंट है। ऐसे बहुत सारे कैटेगराइज हमको मिलेगी। ये तो ओनली फॉर क्लोरीन की थी। हाइड्रोजन की हमने देखा, कार्बन ppm को देखा। तो ऐसे सभी एटम को हमको कैटेगराइज करनी है, तो 3 पार्ट में हमको कैटेगराइज करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स है आइसोटोप्स। ओके, आइसोटोप्स में क्या होती है? आइसोटोप्स में उसका नंबर ऑफ एटम जो होता है ना, नंबर ऑफ एटम, ओके, जेड सेम होती है, ठीक है, सेम इज जेड। एंड डिफरेंट क्या होती है? डिफरेंट एटॉमिक मास भी होती है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, हाइड्रोजन 1 1 2 1 एंड 3 1। देन आपका कार्बन 12 6, इट इज़ द पॉपुलर कार्बन, ठीक है, पॉपुलर आइसोटोप से कार्बन का। एंड 13 6 भी हो सकता है। देखिए तीनों तीन में आप देखिए कि भाई तीनों तीन में एटॉमिक नंबर तो इसका सेम जैसा ही। तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई वो पार्टिकल चेंज नहीं हुआ है, वो पार्टिकल तो हाइड्रोजन ही है बट उसका एटॉमिक मास चेंज हो रखा है, उसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। और ये दोनों देखिए कि भाई उसका एटॉमिक नंबर तो 6 ही अवेलेबल है बट उसका एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई ये दोनों हुआ आइसोटोप्स हुआ। देन पर नेक्स्ट देखिए आइसोबार के बारे में। आइसोबार के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? उसका एटॉमिक वेट, इसका एटॉमिक वेट सेम होना चाहिए, सेम इज ए एंड डिफरेंट जेड एंड एन, ठीक है। ओके, तो उसका आप एग्जांपल लिख दीजिए। देन आप हीलियम का देखिए, दोनों का एटॉमिक मास तो सेम है बट दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डिफरेंट है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 3 - 1 2। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? सॉरी, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 है, ठीक है। तो ए वाली कैरेक्टरिस्टिक में देखिए एटॉमिक नंबर को चेंज हो जाने से, एटॉमिक नंबर को चेंज हो जाने से क्या होगा? चेंज हो जाने से उसका इसके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज हो गई। ये है हाइड्रोजन, ये है हीलियम। क्या ना, पर लास्ट वाला हमको देखना है आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स में आपको क्या याद रखनी है? सेम क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। ओके, तो आइसोटोन्स में क्या होगा? आइसोटोन्स में सेम एन होगा और डिफरेंट होगा जेड एन ए, ठीक है। ओके, देखिए मर्क्यूरी का उसका एटॉमिक नंबर है 80 एंड 198 है एटॉमिक मास। 197 होता है ओरस का, उसका एटॉमिक नंबर होता है 79। तो आप देखिए ये 79 - 197 कीजिए तो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका फाइंड आउट होगा 118। इसमें भी नंबर ऑफ एटम्स आपका फाइंड आउट, न्यूट्रॉन फाइंड आउट होगा 118, ठीक है। इसमें सेम टाइप आपका फाइंड आउट हुआ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम फाइंड आउट हुआ। ये 3 टाइप के आप कैटेगराइज आप कर सकते हो। आइसोटोप्स का मीनिंग होता है सेम एटॉमिक नंबर होना, आइसोबार का मीनिंग होता है सेम एटॉमिक मास होना, और आइसोटोन्स का मीनिंग होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होना, ठीक है।